हेलो स्टूडेंट्स। पॉल्यूशन की मार सिर्फ इंसानों तक ही लिमिटेड नहीं है। ये जो मार है और इसकी जो प्रॉब्लम है ये इंसानों के साथ साथ ये जानवरों तक भी पहुंच गई है। रिसेंटली एक न्यूज आ रही है, राजस्थान में चंद्रोलाई रिवर के अंदर में 4 क्रोकोडाइल की डेथ 6 दिन के अंदर में देखी गई है। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, यानी आसपास में रहने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपना वाटर जो डिस्चार्ज करती हैं वो डायरेक्टली डंप कर देती हैं इन पर्टिकुलर रिवर्स के अंदर में, रिजर्वायर्स के अंदर में और आसपास की लोकल एरियाज के अंदर में, जिसकी वजह से ये जो एनिमल्स जब इन पानी को और इस वाटर को कंज्यूम करते हैं तो इसमें जो कंटामिनेंट्स हैं, स्पेशली जो बायो एक्यूमुलेंट्स और बायो मैग्निफिकेंट्स होते हैं, ये इनकी बॉडी में चले जाते हैं या फिर इसके आसपास जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जब उसको कंज्यूम करते हैं और उसके बाद में क्रोकोडाइल उनको कंज्यूम कर ले तो बायो मैग्निफिकेशन होता चला जाता है और उनके अंदर में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। कुछ केसेस में देखा गया है कि इनमें किडनी फेलियर हुआ है, किसी में देखा गया है कि इनको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग और बहुत ज्यादा इनके जो बॉडी के अंदर में एक तरीके से आप बोल सकते हैं इन्फेक्शन फैल गया है और काफी सारे क्रोकोडाइल्स की डेथ भी हो गई है। 50 के आसपास डेथ हुई थी 2022 के अंदर में, जिसके बाद भी बड़े स्टेप्स नहीं लिए गए इन जानवरों की प्रोटेक्शन के लिए, इनके जान को बचाने के लिए। आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि हमारी जो चंद्रोलाई रिवर है उसके अंदर में जो अभी एक्सीडेंट ये देखने को मिल रहा है जहां पे 4 क्रोकोडाइल की इमीडिएट डेथ हो गई है और भी वहां पे क्या कंसर्न है, किस वजह से ये डेथ हुई है, क्या इसके पीछे रीजन है, आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। सो एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आता है क्रोकोडाइल। डेफिनेटली इसकी पॉपुलेशन अगर हम पूरे इंडिया में देखें तो बहुत ही ज्यादा कम है और ऊपर से अगर इस तरह के केस देखने को मिलेंगे तो और ज्यादा पॉपुलेशन कम हो सकती है। IUCN की लिस्ट में कैटेगरी में आता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आता है ये क्रोकोडाइल। कुछ टाइम पहले राजस्थान में हमने 4 देखा कि 4 एनिमल्स की यहाँ पे डेथ हो गई है, क्रोकोडाइल्स की डेथ हो गई है और जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको कंसर्न को रेज कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है अच्छे स्टेप्स नहीं ले रही है पॉल्यूशन को बचाने के लिए, स्पेशली वाटर पॉल्यूशन को बचाने के लिए। सो four endangered crocodiles founded in the Rajasthan river. एक्सपर्ट के अकॉर्डिंगली इफ पॉल्यूशन अगर हमने नहीं रोका तो डेफिनेटली ये और बढ़ती चली जाएगी पॉपुलेशन जो प्रॉब्लम है। 2022 में सेम रीजन के अंदर में 50 क्रोकोडाइल की डेथ हुई थी, तब भी कोई ज्यादा स्टेप नहीं लिए गए। इंडस्ट्रियल वेस्ट इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंगली ये एक हाई टाइम है, हमें एक कोलैबोरेटिव एफर्ट डालने पड़ेंगे, लोकल कम्युनिटीज अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, एनवायरमेंटल एजेंसीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा और इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन है उसको कम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये और भी क्रोकोडाइल्स की जान ले सकता है। तो ये 4 क्रोकोडाइल जो है ये हमें देखने को मिल रहा है। कोटा, आपने जानते होंगे कि कोटा में लोग बहुत दूर दूर से जाते हैं IIT और इन तरह की जो एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन करने के लिए, और इसी के आसपास में एक रिवर है चंद्रोलाई रिवर। इस चंद्रोलाई रिवर के अंदर में यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन फैलता जा रहा है। डेफिनेटली पॉपुलेशन इतनी नहीं है लेकिन वहां पे इंडस्ट्री ज्यादा होने की वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली जा रही है और इसमें अभी हमने देखने को मिल रहा है कि 4 डेथ हुई हैं और 50 जो डेथ हमें देखने को मिली थी सेम रीजन के अंदर में 2022 में। और यहाँ पे एक कंसर्न है कि हमें किसी भी तरीके से इस पॉल्यूशन को कम करना पड़ेगा क्योंकि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में एनिमल है और इसकी पॉपुलेशन पहले ही बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। टाइप्स की अगर हम बात करें तो यूं तो सैकड़ों टाइप के हमारे क्रोकोडाइल्स होते हैं, एलिगेटर्स होते हैं। ये एक रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है, यानी ये एनिमल रेप्टाइल की कैटेगरी में आता है और जो जनरली क्रॉनिंग करके चलते हैं, यानी सिरक के चलते हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अंदर में भी ये एक तरीके से इनवर्टिब्रेट है, यानी इसके अंदर में यानी वर्टिब्रेट है, यानी इसके अंदर में एक वर्टिब्रल कोलम होती है, यानी एक बड़ा एनिमल कैटेगरी में आता है ये क्रोकोडाइल। इसके बहुत सारी स्पीशीज, बहुत सारे टाइप्स पाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट और बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं वो 3 स्पीशीज ज्यादातर है। एक है हमारा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो कि 8 से 10 मीटर तक का हो सकता है और खारे पानी में, लगभग आप मान सकते हैं कि जो हमारा राजस्थान वाला रीजन है और गुजरात वाला रीजन है जहां पे नदियों में भी खारा पानी बहता है,
वहां पे ये ज्यादा देखने को मिलेंगे। ये जो है आपका अंडमान निकोबार में भी यहां पे हमें देखने को मिलेगा। भीतर कनिका की अगर हम बात करें उड़ीसा में देखने को मिलता है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में हमें ये देखने को मिलता है, और भी नॉर्थ ईस्ट कोस्ट के आसपास हमें ये बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है IUCN में। लीस्ट कंसर्न का मतलब है पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन कर रही है, लेकिन अभी उस रेट से डिक्लाइन नहीं करी है कि यहां पे कंसर्न हो, बट कंसर्न यहां पे दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को यहां पे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज पॉपुलेशन कम भी हो सकती है। इस तरह का दिखता है हमारा ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, और सामने से अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, ये पॉइंटेड होता है, और इस तरीके से इनके टीथ दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ टाइम पहले पूछा गया कि अगर आपको घड़ियाल अगर आपको देखना है एक नेचुरल हैबिटाट में, तो कौन सी सबसे बेस्ट साइट होगी यहाँ पे इसको देखने के लिए, तो 4 ऑप्शन गिवन थे। आंसर था चंबल रिवर। चंबल रिवर में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं यूपीएससी के अंदर में। घड़ियाल जिसकी हम बात कर रहे हैं चंबल में, एमपी में, और इस साइड में हमें ज्यादा दिखाई देता है। ये एक तरीके से बल्बस जो आपका स्नाउट होता है, आगे का जो पार्ट देख पा रहे हैं, एक तरीके से पॉइंटेड इस तरीके से होता है इसके अंदर में, और ऊपर ये पर्टिकुलर पार्ट ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे ये लॉन्ग होता है थोड़ा सा, और फिशेस को कैच करने में काफी मदद करता है। ये लेक्स में, रिवर्स में, वेटलैंड्स के अंदर में, जहां भी पानी की स्पीड काफी कम होती है और जहां पे वेजिटेशन काफी ज्यादा होता है, अपने आप को छुपाने के लिए ये एक तरीके से जब प्रीडेटर की तरह काम करता है, तो मिमिक्री इनको करनी पड़ती है। यानी ये ग्रास में अपने आप को छुपा लेते हैं, और जैसे ही कोई प्रे आता है तो उस पर सडनली ये अटैक कर देते हैं। ये वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है IUCN में, यानी यहाँ पे हाई रिस्क है इनके एक्सटिंक्शन का। वहीं पे थर्ड कैटेगरी है मगरमच्छ भी इसको बोला जाता है। मगर ये मीडियम साइज की स्पीशीज है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिस्टिक प्रीडेटर कैटेगरी में आता है। यानी ये इसको यानी ये बहुत सारे, यानी इसकी अगर हम स्पीशीज की देखें तो ये बहुत सारी स्पीशीज को खा सकता है। अगर इसको फिश मिलती है तो फिश खाएगा, अगर नहीं मिली तो बर्ड को भी खा सकता है। मैमल्स को भी ये खा लेता है। आसपास में रिवर के आसपास में, लेक पॉन्ड के आसपास में घूमने वाले एनिमल जैसे कि चीता या फिर दूसरे एनिमल्स को भी ये कई बार खा लेता है, और दूसरे रेप्टाइल्स को भी ये कंज्यूम कर सकता है। ये भी रिवर, लेक्स और मार्शिस यानी खारे पानी की जो हमारी लेक्स होती हैं और वेटलैंड्स होती हैं वहां पे मिलता है। कोस्टल एरिया में काफी ज्यादा मिलता है, और वाटर वेजिटेशन इसका एक नेचुरल हैबिटाट बन जाता है। ये हमारा आता है वल्नरेबल की लिस्ट में, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ भी कम हो रही है। IUCN की टोटल 9 कैटेगरीज हैं, जिसमें से कुछ कैटेगरीज हमें यहाँ पे बताइए आपको। वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, डेटा डेफिसिट, लीस्ट कंसर्न, और हमारा यहाँ पे नॉट इवैल्यूएटेड। इस तरह की 9 कैटेगरीज हैं, तो इस कैटेगरीज को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो यहाँ ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, यानी पॉपुलेशन इसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। ये जनरली इस तरीके से माउथ ओपन करके रहते हैं, बर्ड के साथ ये एक तरीके से रिलेशन में रहते हैं। बर्ड्स जो होती हैं इनके टीथ को क्लीन करती हैं, और यहाँ पे टीथ को क्लीन करने के बाद में यहाँ जो इसके पूरे माउथ की एक तरीके से साफ सफाई ये बर्ड्स कर देती हैं। इन रिटर्न में बर्ड को यहाँ पे इनके जो टीथ के अंदर में फंसा हुआ खाना है या जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो खाने को मिल जाती है बर्ड्स को। तो उसके रिस्पेक्ट में, म्यूचुअल रिलेशन में, इन क्रोकोडाइल्स को, स्पेशली मगर क्रोकोडाइल को यहाँ पे इनके टीथ जो है वो क्लीन हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप ये इस चीज को नहीं कर सकते हैं। इकोलॉजिकल रोल अगर हम बात करें तो एक अपेक्स प्रीडेटर की कैटेगरी में आता है, यानी टॉप लेवल के प्रीडेटर की कैटेगरी में आता है। हैबिटाट मेंटेनेंस इसको चाहिए होती है, स्केवेंजिंग और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में ये पार्टिसिपेट करता है। इंडिकेटर स्पीशीज की तरह भी है, यानी अगर पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ये इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इसके अंदर में भी काफी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। और वेटलैंड और रिवर और इकोसिस्टम में ये सब कुछ रहते हैं। इकोलॉजिकल रोल इसका यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं इकोलॉजिकली बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। तो जो नियर बाय एरियाज होते हैं रिवर के, वहां के एरिया को क्लीन करता है। डेड बॉडीज जो होती हैं, कार्केसेस होते हैं एनिमल्स के, उनको भी खा लेता है। इस वजह से यहाँ पे ये पॉल्यूशन को कम करने में, यानी वाटर पॉल्यूशन को कम करने में भी पार्टिसिपेट करता है। लेकिन
पॉसिबल कॉज जो बताया जा रहा है कि ये जो डेथ हुई है रिसेंटली, उसका कारण है एक तो टॉक्सिक केमिकल एक्सपोजर। आसपास की इंडस्ट्री डायरेक्टली इसमें बहुत बड़े बड़े हैवी मेटल्स और सॉल्वेंट्स को डाल देती है, जिससे यहाँ पे पॉइजनिंग हो जाती है और कंटेमिनेट हो जाता है हमारा पानी। हैवी मेटल भी यहाँ पे आसपास इंडस्ट्री जो है वो मरकरी और लेड, यानी कि अगर आप देखते होंगे कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे मरकरी हो गया या फिर किसी तरह का गॉज हो गया, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में ये चीजें यूज की जाती हैं। अगर इंडस्ट्री आसपास है तो अपना वेस्ट को जब डंप करती है तो ये वाटर बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गन फेलियर और टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है। वाटर क्वालिटी की डिटीरिएशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी जब डेथ बहुत ज्यादा होती है एनिमल्स की तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा डिकम्पोज करने के लिए निकलते हैं हमारी अर्थ के सरफेस के अंदर से, यानी हमारी जो बॉटम लेयर होती है हमारी लेक्स पॉन्ड्स की, वहां पे बहुत सारे मिलियंस और ट्रिलियंस में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जैसी डेड बॉडीज बढ़ेंगी, कारकेसेस बढ़ेंगे, तो वो अपना डिकम्पोजिशन प्रोसेस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उनको एक बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड चाहिए होता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है जितना यानी कुछ अमाउंट का जो ऑक्सीजन उनको चाहिए किसी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। इस वजह से ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जब कंज्यूम हो जाती है इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, तो पानी के अंदर में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से दूसरे ऑर्गेनिज्म की भी डेथ होने लग जाती है। बायो एक्यूमुलेशन होता जा रहा है, यानी बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है नॉन लिविंग से यानी एबायोटिक से बायोटिक में जब कोई चीज पहली बार जाती है, डेट इज नोन एज बायो एक्यूमुलेशन। यानी वाटर कंटेमिनेटेड है और उसको अगर फिश वाटर को कंज्यूम कर ले या फिर बर्ड वाटर को कंज्यूम कर ले या फिर कोई फ्लैमिंगो वाटर को कंज्यूम कर ले, उसके बाद क्रोकोडाइल उनको कंज्यूम कर ले, तो उसके अंदर में उसको बोलेंगे मैग्निफिकेशन। यानी यहाँ पे दो टर्म समझने वाली है, एक है बायो एक्यूमुलेशन और दूसरा है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब है ए बायोटिक से यानी नॉन लिविंग से बायोटिक में कोई कंटेमिनेंट को पहुंचना, और यहां पे है एक बायोटिक यानी पहला जो हमारा ऑर्गेनिज्म होगा फूड साइकिल का, वहां से लास्ट जो फूड साइकिल में कंपोनेंट यानी जो ऑर्गेनिज्म होगा वहां तक जब हमारे कंटेमिनेंट पहुंचते हैं उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। हर एक लेवल में, ट्रॉफिक लेवल में बायोमैग्निफिकेशन के अंदर में 10 टाइम्स टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। तो एक सीरियस कंसर्न है यहाँ पे। ऑर्गन डैमेज देखने को मिल रहा है इन पॉल्यूटेंट्स की वजह से, किडनी फेलियर और यहाँ पे ऑर्गन फेलियर भी देखने को मिल रहा है। एल्गे ब्लूम, यानी एल्गे जो एक प्लांट होता है, बहुत ही छोटा प्लांट होता है, इसकी एक पूरी लेयर जिसको हम जनरली काई भी बोलते हैं, पानी के ऊपर में लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से और ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। वीकेंड इम्यून सिस्टम को भी ये कम कर देता है। एनिमल्स के इम्यून सिस्टम को जितना ज्यादा कंटेमिनेंट वेस्ट हमारी बॉडी में रहेगा उतना कम हमारा इम्यूनिटी होगी। कंटेमिनेटेड फूड सोर्सेज भी अगर आसपास होंगे तो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो वेस्ट हैं वो फूड में जाएंगी, और फूड में जाने के बाद अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे डेफिनेटली हमें भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। डेफिनेटली अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो ये सबको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है 1972 का एक्ट, और ये प्रोहिबिट करता है एंडेंजर्ड स्पीशीज को, हंटिंग को, पोचिंग को और ट्रेड को। यानी जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आते हैं ना ही उसकी हंटिंग अलाउड है, किलिंग अलाउड है, ना ही उसकी पोचिंग अलाउड है, या ना ही उसके ऊपर में कोई ट्रेड हो सकता है। उदाहरण के तौर पे जो आप लेदर बेल्ट्स आप यूज करते हैं, जो पर्स यूज करते हैं, बैग्स आप यूज करते हैं लेदर के प्रोडक्ट से बने हुए, वो सारे के सारे एक साइट्स नाम की एक कन्वेंशन से कंट्रोल किए जाते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, यानी साइट्स के अकॉर्डिंगली कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को अलाउ किया गया है कि हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन काफी सारी स्पीशीज को बैन किया गया है। साइट्स मोर और लेस नियर अबाउट 36,000 स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर चुका है अभी तक। यानी अगर कोई एनिमल एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ जाता है और उसका अगर ट्रेड कंटिन्यू है, डेफिनेटली उसकी पॉपुलेशन खत्म हो सकती है और वो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड भी हो सकता है। यहां पे शेड्यूल 1 की कैटेगरी में डाला गया है क्रोकोडाइल को। अगर किसी भी एनिमल को, क्रोकोडाइल को या फिर किसी भी एनिमल को, जैसे कि हमारा ब्लैक बक है, लायन है, टाइगर है, वो इस स्पीशीज की लिस्ट में आता है शेड्यूल 1 में, तो सबको इक्वल लेवल की प्रोटेक्शन होगी। हाई लेवल का प्रोटेक्शन इसमें दिया जाता है, हाई पेनल्टीज है अगर कोई इसको वायलेट
कमिट करता है और इसमें इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, यानी 10 साल तक की भी सजा हो सकती है और बहुत ही हैवी फाइन भी आपको देना पड़ सकता है अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। तो प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पे बनाना बहुत जरूरी है, यानी इस पार्ट को मैराइन जो रीजन्स है, मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज या फिर नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे गंगा में स्पेशली अभी कुछ टाइम पहले जो हमारे एनिमल्स है, स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं टॉर्टॉइज, तो टॉर्टॉइज को इंट्रोड्यूस किया गया था, स्पेशली वाराणसी के अंदर में टॉर्टॉइज को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि वहां पे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं वो टॉर्टॉइज उन माइक्रोब्स को खा सके, लेकिन उनकी एवेबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई, यानी माइक्रोब्स और जो ऑर्गेनिज्म थे जो पॉल्यूशन कर रहे थे उनकी इतनी ज्यादा क्वांटिटी थी कि क्रोकोडाइल की भी पॉपुलेशन वहां पे बढ़ती चली गई और कुछ टाइम बाद वहां पे क्रोकोडाइल या फिर टर्टल, यानी सॉरी क्रोकोडाइल नहीं टर्टल सेंचुरी बनानी पड़ी। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी हमें क्रोकोडाइल सेंचुरी या फिर ऐसा कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी चाहिए ताकि हम इस पे एक स्टेप्स ले सके। गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन एक तरीके से बन के यहाँ पे पॉपुलेशन को कंट्रोल में ला सके। गैप्स इन एड्रेसिंग पॉल्यूशन, यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्ट नहीं है या फिर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, बट इंप्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है कि ठीक से नहीं हो पा रहा है। प्राइमरी फोकस उस पर्टिकुलर स्पीशीज पे रह जाता है, उसको खाना ठीक मिल रहा है या नहीं, वाटर ठीक मिल रहा है या नहीं, लेकिन पूरे एनवायरनमेंट पे एज अ होल यहाँ पे फोकस नहीं किया जाता बायोस्फीयर रिजर्व्स की तरह। तो पूरे हैबिटाट को बचाना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। उदाहरण के तौर पे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट आया था 1974 में, उसके बाद एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया। इसी तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, इलीगल एक्टिविटीज जहाँ पे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर गवर्नमेंट को लगा कि सिर्फ हम वाटर के ऊपर में और सिर्फ हम एयर के ऊपर में फोकस नहीं कर सकते, हमें पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को देखना पड़ेगा और उसके बाद इंप्लीमेंट किया गया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एक्ट 1986, और फिर सारी चीजों को एक साथ लिया गया। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक्ट नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, फाइन इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान है इसमें, बट ये ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है। डिफरेंट लॉज एग्जिस्ट टू टैकल पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी आया, बट आर नॉट ऑलवेज कोऑर्डिनेटेड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स, इसमें नहीं लगाए जाते बहुत ज्यादा जितने की हमें जरूरत है। अगर हम बात करें कोलैबोरेशन अप्रोच फॉर एड्रेसिंग, कैसे हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का कोलैबोरेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट के पास पूरे डेटा होने चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री किस टाइप का पॉल्यूशन एमिट करती है, जैसे कि हमारे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इस तरह की अथॉरिटीज हैं जिनको ये काम करना होता है, बट कहीं ना कहीं हमें लैकिंग देखने को मिल रही है। एनफोर्समेंट एजेंसीज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, रियल डेटा हमें अवेलेबल कराना पड़ेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज को भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसमें हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे तो इस चीजों को कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो सकती है और टारगेट को हम जल्दी से अचीव भी कर सकते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड मेंस के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए हैं। द रीसेंट डेथ ऑफ क्रोकोडाइल इन द चंद्रोलाई रिवर, कोटा, राजस्थान, highlight the growing concern of industrial pollution in wildlife habitat, analyze the impact of unchecked industrial waste on endangered species and the legal framework in the place to protect them, discuss the role of government, local authorities, industries in preventing such ecological disaster। इस तरीके से जो हमें रिसेंट देखने को मिल रहा है कि इस राजस्थान में और किस तरह से स्टेप्स उठाए जा सकते हैं और इसमें क्या क्या कंसर्न है, डिस्कस कीजिए। रोल का, गवर्नमेंट का क्या रोल होगा, प्राइवेट एजेंसीज का इसमें क्या रोल होगा, इंडस्ट्रीज का क्या रोल होगा, और इसको 250 वर्ड में एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा। इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आजकल सबसे ज्यादा आ रहे हैं। प्री के अंदर में अगर हम देखें, मेंस में भी काफी क्वेश्चन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है इस तरह के टॉपिक्स को आप अच्छी तरीके से बना के जाएं फॉर योर एग्जामिनेशन। और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।